हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 54। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 54वां वीडियो है और इससे पहले 53 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमारा टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करेंगे अनुनाद को। अनुनाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजोनेंस। तो आप अपनी नोटबुक में जल्दी से हेडिंग लिख लो अनुनाद और इंग्लिश में भी लिख लो रेजोनेंस और इंपॉर्टेंट का निशान लगाओ इसके ऊपर। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे हमने हेडिंग लिखी है अनुनाद या रेजोनेंस। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मान लो हमारे पास कोई यौगिक है, जैसे एक यौगिक हम लेते हैं बेंजीन। तो जब हम बेंजीन की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसकी एक तो ये वाली संरचना संभव है बेंजीन की, और बेंजीन की एक संरचना ये वाली संभव है। तो इसी तरीके से यदि कोई यौगिक आपके पास ऐसा है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तीनों बॉन्ड और ये तीनों बॉन्ड दोनों की जगह अलग अलग है। तो यदि किसी यौगिक की दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव होती हैं, जैसे बेंजीन की ये दो संरचनाएं संभव हैं, पर उनमें से किसी भी संरचना के द्वारा यौगिक के सभी गुणों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पर यदि हम इस यौगिक की वास्तविक संरचना की बात करें, यानी ऐसी संरचना की जो यौगिक के सभी गुणों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे, तो ऐसी संरचना इन अनुनादी संरचनाओं के मिश्रण से बनती है। तो यदि मैं इस संरचना और इस संरचना का मिक्सचर तैयार करूं तो मुझे कुछ ऐसी संरचना प्राप्त होती है बेंजीन की। देखो जरा ध्यान से, ऐसी संरचना, उसमें हमने अंदर क्या करा, एक इस तरह का सर्कल बना दिया। या तो आप सर्कल बना दो और या फिर आप बना सकते हो डॉटेड सर्कल। डॉटेड सर्कल भी बना देते हैं कभी कभी, इस तरह डॉट डॉट लगा के, इस तरीके से ऐसे। तो इस संरचना को हम कहते हैं अनुनादी संरचनाओं का मिश्रण, और ये उस यौगिक की वास्तविक संरचना है जिसे हम कह सकते हैं अनुनादी संकर। ठीक है। इसी तरीके से देखो मैंने आपको क्या बताया, एक एग्जाम्पल बताया बेंजीन का, कि बेंजीन की ये दो संरचनाएं संभव हैं, पर बेंजीन के सभी गुण ना तो इस संरचना से हम स्पष्ट कर सकते हैं और ना ही इस संरचना से बेंजीन के सभी गुण स्पष्ट कर सकते हैं। तो इन संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। पर इन अनुनादी संरचनाओं के मिश्रण से जो संरचना हमें प्राप्त होती है वो उस यौगिक की वास्तविक संरचना होती है, और वास्तविक संरचना से यौगिक के सभी गुणों को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। इस मिश्रण से बनने वाली इस संरचना को हम कहते हैं अनुनादी संकर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड, और इस पूरी घटना को, इस पूरे गुण को कहते हैं अनुनाद। क्या कहते हैं? अनुनाद। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये हमने पहला एग्जांपल लिया था, एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमने जो लिया था वो बेंजीन लिया था। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। संयोजकता देख लो, 4 4 4 4। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन, और 4 कार्बन में पहले और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन है तो ब्यूट 1,3 डाइईन। अब क्या होता है कि इसमें जैसे यहां हमने बात करी, ये पाई बॉन्ड चला जाता है यहां, और इसका पाई बॉन्ड यहां चला जाता है, और ये वाला पाई बॉन्ड यहां चला जाता है। ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया। इसी तरीके से
ये पाई बॉन्ड यहां चला जाता है, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाता है और ये वाला पाई बॉन्ड यहां। तो पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं अपनी जगह पे। अनुनाद की एक खासियत ये होती है कि इसमें पाई बॉन्ड अपनी जगह बदलते हैं। इसी तरीके से यहां क्या होगा कि ये वाला पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, यानी इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो पाई बॉन्ड चला गया, और जब यहां चला गया तो इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां। तो हमें एक और संरचना प्राप्त होगी। वो संरचना कैसी होगी, देखो CH2, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां बचेगा सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, और ये CH, और यहां हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना दिया, और ये डबल बॉन्ड बनाया ना, फिर यहां क्या होगा CH, और यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल दिया, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदल दिया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल दिया, और CH2 के ऊपर आ जाएंगे पाई के दोनों, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, ब्यूट 1,3 डाइईन की दो अनुनादी संरचनाएं। मतलब यदि हम ब्यूट डाइईन की बात करते हैं तो ब्यूट डाइईन इस संरचना में भी पाई जाती है और इस रूप में भी पाई जाती है। पर ब्यूट डाइईन के सभी गुणों की व्याख्या ना तो आप इस संरचना से कर सकते हो, ना तो इस संरचना से कर सकते हो। तो जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक संरचनाओं में पाया जाता है, जब किसी यौगिक की दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव होती हैं, पर उन संभव संरचनाओं में से किसी भी संरचना द्वारा यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है या सभी गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। और ये एक दूसरे में बदलती रहती हैं, इसलिए बीच में लगाते हैं एक ऐसा तीर का निशान जिसके मुंह दोनों तरफ हो। ये संरचना इसमें बदलेगी, ये इसमें बदलेगी। पर इन अनुनादी संरचनाओं के मिश्रण से हमें प्राप्त होती है वास्तविक संरचना, जिसे हम कहते हैं अनुनादी संकर। जैसे इन दोनों के मिश्रण से हमें यह संरचना प्राप्त हुई, ये बेंजीन का अनुनादी संकर है। इसी तरीके से आप इन दोनों संरचनाओं के मिश्रण से एक संरचना प्राप्त कर सकते हो जिसे आप कहोगे ब्यूट डाइईन का, ब्यूट डाइईन कहते हैं, ब्यूट डाइईन का अनुनादी संकर। उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव लगा दोगे, क्योंकि यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज नहीं है। और ये जो तीन बॉन्ड हैं, ये जो तीन बॉन्ड हैं, यहाँ भी ये तीन बॉन्ड हैं, तो तीन बॉन्ड को आप एक तो बॉन्ड इनमें रेगुलर दिखाओगे, ये भी रेगुलर, ये भी रेगुलर और ये भी रेगुलर, और इस डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को और इस डबल बॉन्ड को दिखाओगे आप डॉटेड से। तो ये इन दोनों के मिश्रण से बनेगा अनुनादी संकर। कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। ये मैंने CH2 लिखा, ये सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पूरा नहीं लिखना है, आपको लिखना है डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है और बीच वाले पे भी बना, तो डबल बॉन्ड को आप दिखा सकते हो डॉटेड से इस तरीके से, क्योंकि तीनों जगह डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है, ये इन दोनों अनुनादी संरचनाओं के मिश्रण से बना है, और यही वास्तविक संरचना होती है इसकी। और इससे ही हम इसके सभी गुणों का पूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हैं या सभी गुणों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात, क्या समझाया मैंने, देखो देखो क्या समझाया। जब किसी यौगिक की दो या दो से अधिक संरचनाएं, जब किसी यौगिक की दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव, समझ रहे ना ध्यान से, दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव होती हैं, दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव होती हैं। जैसे हमने यहां पढ़ा है कि इसकी दो संरचनाएं बेंजीन की हैं और इसकी भी दो संरचनाएं हैं, ठीक है। परंतु उनमें से किसी भी
संरचना के द्वारा, उनमें से किसी भी संरचना के द्वारा यौगिक के, किसी भी संरचना के द्वारा यौगिक के सभी गुणों को, यौगिक के सभी गुणों को क्या नहीं किया जा सकता है? स्पष्ट। यौगिक के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, सभी गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ऐसी संरचनाओं को हम कहते हैं, ध्यान से समझना, ऐसी संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनादी संरचना। ऐसी संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं, या इसका एक और नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। इसका दूसरा नाम हमने लिख दिया, अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। ठीक है। और ये जो कैनोनिकल संरचनाएं, जैसे इसकी पहली कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन का पहला अनुनादी संरचना ये है, और दूसरा ये है, और ये है अनुनादी संकर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, इसे कहते हैं हम अनुनादी संकर, जो इनके मिलने से बना, इनके मिश्रण से बना। और ये अनुनादी संकर ही उस यौगिक की वास्तविक संरचना होती है। जैसे यहां इसका पहला अनुनादी संरचना ये है, और दूसरा अनुनादी संरचना ये है, और ये जो हमने नीचे बनाया है ये है अनुनादी संकर। ठीक है, तीनों को एक लाइन में बना सकते हो आप, तो कहते हैं इन्हें अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, इनके मिश्रण से यानी अनुनादी संरचनाओं के मिश्रण से, इनके मिश्रण से प्राप्त या बनने वाली संरचना यौगिक की वास्तविक संरचना होती है, यौगिक की वास्तविक संरचना होती है। तो इन अनुनादी संरचनाओं के मिश्रण से जो संरचना हमें प्राप्त होती है, जैसे इन दोनों के मिश्रण से ये संरचना मिली, इन दोनों के मिश्रण से ये संरचना मिली, उस संरचना को ही हम कहते हैं कि वो यौगिक की वास्तविक संरचना है, जिसे किस नाम से बुलाया जाता है? अनुनादी संकर। जिसे अनुनादी संकर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड भी कह सकते हो, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनादी संकर। ठीक है, तथा यह गुण कह दो या घटना, यह घटना, यह गुण क्या कहलाता है? अनुनाद। यह गुण अनुनाद कहलाता है। इस गुण को हम कहते हैं अनुनाद, या इस घटना को हम कहते हैं अनुनाद। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो अनुनादी संकर होता है ना, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होता है, इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड से हम उस यौगिक के सभी गुणों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। वास्तविकता में रेजोनेटिंग हाइब्रिड ही या अनुनादी संकर ही यौगिक की वास्तविक संरचना होता है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिखो, पोज करके लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे हमें एक बात पता चली कि इस प्रकृति में या रासायनिक विज्ञान में कहो, ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनकी दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव होती हैं, पर उनकी जो दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव होती हैं ना, उन संरचनाओं में से कोई भी संरचना ऐसी नहीं होती है जो उस यौगिक के सभी गुणों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे।
ऐसी संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पर उन सभी संभव अनुनादी संरचनाओं को यदि मिला दिया जाए, उनका एक मिश्रण बना दिया जाए, तो उनके मिश्रण से जो संरचना हमें प्राप्त होती है उस संरचना को हम कहते हैं अनुनादी संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और वो जो अनुनादी संकर हमें प्राप्त होता है, संकर का मतलब होता है मिलावट, ध्यान रखना, संकर मिश्रण को ही कहते हैं, और संकर को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं हाइब्रिड। जैसे आपने खाने की बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे सलाद में आप खाते हो खीरा, एक तो देसी खीरा होता है, एक होता है हाइब्रिड। इसी तरह बहुत सारे फल और सब्जियां देसी भी आती हैं और हाइब्रिड भी आती हैं। तो हाइब्रिड का मतलब होता है मिलावट, ध्यान रखना इस चीज का, मिश्रण या मिलावट। जैसे आप यदि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको एक बात पता होगी, यदि घोड़े और गधे का क्रॉस करा दिया जाए तो जो संतान उत्पन्न होती है वो होता है खच्चर, और वो खच्चर जो है घोड़े और गधे का मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। ऐसे ही खाने पीने के बहुत सारे फल और सब्जियों के अब वैज्ञानिक हाइब्रिड तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमें बहुत ज्यादा लाभ होता है, हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है हाइब्रिड से। चलो खैर, ये तो बात आपके बायोलॉजी के टीचर आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे इसके बारे में, पर अभी हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जो अनुनादी संरचनाओं का आपने मिश्रण बनाया और उस मिश्रण से आपको जो संरचना प्राप्त हुई वो उन सभी अनुनादी संरचनाओं का वास्तविक रूप है, यानी उस यौगिक की वास्तविक संरचना को आप कह सकते हो अनुनादी संकर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगले स्टेप पे आते हैं हम। हमारा अगला स्टेप है अनुनादी संरचनाओं के लिए शर्तें, कि अनुनादी संरचनाएं जो हम बनाते हैं उनमें क्या क्या शर्तों का फॉलो, किन किन शर्तों का पालन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला शर्त ये है कि जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु, मान लो किसी अनुनादी संरचना में जितने भी परमाणु हैं तो परमाणुओं का स्थान फिक्स होता है, परमाणुओं का स्थान निश्चित। यदि आपने किसी यौगिक की 2 या 3 अनुनादी संरचनाएं बनाई हैं तो सभी संरचनाओं में परमाणु अपनी जगह नहीं बदलने चाहिए, परमाणु नहीं विस्थापित होते हैं, परमाणु अपनी जगह पर ही रहते हैं अनुनादी संरचनाओं में। ठीक है, नंबर 2, दूसरी शर्त यह है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। ठीक है, बराबर होने चाहिए। अब देखो, इस सेंटेंस से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो आपने किसी यौगिक की 2 अनुनादी संरचनाएं बनाई हैं, जैसे बेंजीन की 2 अनुनादी संरचनाएं आपने बनाई हैं, तो पहली अनुनादी संरचना में जितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं दूसरी अनुनादी संरचना में भी उतने ही युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहली अनुनादी संरचना में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं दूसरी अनुनादी संरचना में या सभी अनुनादी संरचनाओं में उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि संरचना में जितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये मतलब नहीं है। कभी आप सोचो सर युग्मित इलेक्ट्रॉन तो इसमें 10 हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 3 ही हैं, तो इसका मतलब तो नियम फॉलो नहीं हो रहा, शर्त फॉलो नहीं कर रहे हम ना, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि आपने किसी यौगिक की जितनी भी अनुनादी संरचनाएं बनाई हैं उन सभी अनुनादी संरचनाओं में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में बराबर होनी चाहिए और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सब में बराबर होनी चाहिए। यह है इस सेंटेंस का मतलब। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। नंबर 3, तीसरी शर्त, ये जो अनुनादी संरचनाएं आप बनाते हो किसी भी यौगिक की, ठीक है, उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, ये शर्तें हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं किसी भी यौगिक की अनुनादी संरचनाएं बनाते समय। ठीक है। और नंबर 4, जब आप अनुनादी संरचना बनाते हो
ठीक है, तो संरचनाएं लिखता हूं, चलो संरचनाएं कैसी होनी चाहिए, समतलीय, यानी जो अनुनाद है वो केवल तभी कार्य करता है जब संभव संरचनाएं, उस यौगिक की जितनी भी संरचनाएं संभव हैं सब समतलीय हो, प्लेनर स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संरचनाएं सारी कैसी होनी चाहिए, समतलीय होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 5, अनुनादी संरचना में, किसी भी अनुनादी संरचना में सभी परमाणु, उसमें जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणुओं के अष्टक, सभी परमाणुओं के अष्टक पूर्ण होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए या पूर्ण हो, मतलब सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन करना चाहिए सभी परमाणुओं को। यह भी एक शर्त है अनुनादी संरचनाओं को बनाने की। ठीक है, और बेटे नंबर 6, अष्टक पूर्ण होने चाहिए, या ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, यह ज्यादा समझ में आएगा। अष्टक नियम का पालन करें, सभी अनुनादी संरचनाओं में जितने भी परमाणु हों वे किसका पालन करते हो, अष्टक नियम का पालन करते हो। अष्टक नियम आपको पता है। ठीक है, और एक शर्त और ध्यान रखनी है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन, अनुनादी संरचनाओं में जो चेंज होगा वो पाई बॉन्ड ही होगा, बस पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ठीक है, तो ये 6 शर्तें होती हैं अनुनादी संरचनाओं को बनाने से पहले, आपको इन 6 बातों का ध्यान रखना होता है। समझ में आई ना सारी बात। देखो क्या बताया, परमाणु का स्थान निश्चित, जब आप अनुनादी संरचनाएं बनाते हो तो सभी संरचनाओं में परमाणु सही जगह होना चाहिए, परमाणु अपनी जगह नहीं बदलेगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलेंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे सभी संरचनाओं में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सभी संरचनाओं में बराबर होंगे, सभी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग बराबर होती है, पूरी एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी हो सकती है। संरचनाएं सारी समतलीय होती हैं और होनी चाहिए, जब भी आप कहोगे कि हाँ अनुनाद देखने को मिल रहा है। सभी परमाणुओं अष्टक नियम का पालन करें, सभी परमाणुओं के अष्टक नियम का पालन करें। इस सेंटेंस को सही कर दें जरा, सेंटेंस थोड़ा सही नहीं है। सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन करें, अब सही हो गया। और यह है केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ही होता है। क्लियर होगी बात। जल्दी से पॉज करके लिखो, आप पॉज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है बेटे, अब बात करेंगे हम अनुनाद के गुणों की, कि इससे हमें क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या लाभ हमें मिल सकता है, किस किस चीज का हम पता लगा सकते हैं अनुनाद के द्वारा। ठीक है, तो अनुनाद के गुणों में सबसे पहला जो गुण हमें पढ़ना है वे ये पढ़ना है कि मान लो कोई अणु है, बहुत सारे अणु ऐसे होते हैं कि उनमें अलग अलग तरह के बॉन्ड हैं पर उनका बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, मतलब बॉन्ड अलग अलग लगेगा। देखो पहले समझाता हूं आपको, किसी अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के बंधों की समान लंबाई, विभिन्न प्रकार के बंधों की समान लंबाई की व्याख्या या स्पष्टीकरण। ठीक है, कैसे देखो मैं बताता हूं। मतलब बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जिनमें अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, पर उनका बॉन्ड, वे भले ही अलग अलग तरह के हों पर उनका बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। उसका रीजन रेजोनेंस ही होता है अनुनाद। कैसे देखो मैं बताता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बोनेट का, CO3 डबल नेगेटिव। CO3 डबल नेगेटिव, उसका स्ट्रक्चर आप ऐसा बना सकते हो, देखो
ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो CO3 डबल नेगेटिव का, कार्बोनेट आयन का। अब इसमें जब आप देखते हो तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसा दिखाई दे रहा आपको। तो इन तीनों बॉन्ड का नेचर अलग अलग तरह का दिखाई देता है, पर वास्तविकता यह है कि इन तीनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इक्वल आता है। नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो है ना उसकी लंबाई ज्यादा होगी और डबल बॉन्ड की लंबाई होगी कम, क्योंकि डबल बॉन्ड में दो दो कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है, तो अतिव्यापन की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे बॉन्ड लेंथ घटेगी। एक नॉर्मल स्टूडेंट कहेगा ये बॉन्ड छोटा है, ये दोनों बड़े हैं, पर जब हम इसका अध्ययन करते हैं ना स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो हमें पता चलता है तीनों बॉन्ड का लेंथ इक्वल है, तीनों लेंथ जो है बॉन्ड की वो बराबर हैं। क्यों है बराबर? क्योंकि इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव हैं, और जब इसकी 3 अनुनादी संरचनाएं संभव हैं, एक अनुनादी संरचना में तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, एक में यहाँ होगा, एक में यहाँ होगा, तो 3 अनुनादी संरचनाएं जब इसकी संभव हैं, तो इन अनुनादी संरचनाओं से जब आप अनुनादी संकर बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनाओगे, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, इसके ऊपर भी डायल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी डायल नेगेटिव, इसके ऊपर भी डायल नेगेटिव चार्ज। एक तो बनाओगे रेगुलर बॉन्ड और एक बनाओगे डॉटेड बॉन्ड। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऐसा होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। मैंने इसके तीनों अनुनादी संरचनाएं नहीं बनाई, मैंने सीधा ही अनुनादी संकर बना दिया, और अनुनादी संकर को ही हम कहते हैं किसी भी यौगिक की वास्तविक संरचना। तो भले ही इस यौगिक में आपको यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा हो, पर इसकी वास्तविक संरचना यही है। इसकी ऐसी ही 2 और अनुनादी संरचनाएं होती हैं जो मैं यहाँ नहीं बना रहा हूं, आप समझ जाओ। एक में तो डबल बॉन्ड यहाँ है, एक में यहाँ बना देंगे, एक में यहाँ बना देंगे, पर क्या अनुनादी संरचना किसी यौगिक की वास्तविक संरचना होती है? नहीं, वो तो केवल काल्पनिक संरचना होती है, क्योंकि किसी एक अनुनादी संरचना से यौगिक के सभी गुणों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, पता है ना इस बात का। तो इन सभी अनुनादी संरचनाओं को मिलाकर इनके मिश्रण से हमने अनुनादी संकर बनाया, जो ऐसा बना। अब बताओ, तीनों बॉन्ड एक जैसे नहीं है क्या? है एक जैसे, और जब तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं तो फिर इनका बॉन्ड लेंथ भी तो बराबर होगा। यहां तो नहीं पता चल रहा इस बात का, वहां पता चल रहा। तो इसलिए पहला तो आप इसका गुण लिख सकते हो ये, ठीक है। नंबर 2, दूसरा गुण, दूसरा गुण, अणुओं में उच्च स्थायित्व की व्याख्या, अणुओं में उच्च स्थायित्व की व्याख्या। तो आप अनुनाद के द्वारा, अनुनाद के आधार पर किसी भी अणु की स्टेबिलिटी की व्याख्या कर सकते हो। कैसे? देखो मैं मौखिक रूप से समझाता हूं। मान लो आपका बेंजीन ही है, या कोई भी ऐसा यौगिक है जिसमें 2 या 2 से अधिक अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जिस यौगिक में अनुनादी संरचनाएं होती हैं, वे अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं, और जब संरचनाएं एक दूसरे में बदलेंगी तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, उन्हें कार्य तो करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा तो ऊर्जा खर्च होगी, और जब ऊर्जा खर्च होगी तो यौगिक की टोटल एनर्जी लेवल उसका गिरेगा, टोटल एनर्जी लेवल डाउन होगा उसका, और जब उसका टोटल एनर्जी लेवल डाउन होगा तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, सबके समझ में आएगी ये बात। यदि किसी वस्तु में ऊर्जा ज्यादा है तो वो वस्तु स्थायी नहीं हो सकती है। जैसे आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल, जब उसमें रासायनिक ऊर्जा अर्थात पेट्रोल है तो वो स्कूटर चलेगा, खड़ा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना आप। और यदि उसका पेट्रोल, डीजल, जो भी कुछ उसमें फ्यूल डलता है वो खत्म हो जाता है, तो फिर चाहे आप कितना ही किक या सेल्फ मारते रहो वो कार्य नहीं करेगा, उसमें स्थायित्व आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। एक छोटे बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बेचैन होता है, बहुत काम करता है वो, ठीक है। और जो बड़ा आदमी है, मान लो 80 साल का या 90 साल का कोई आदमी है, वो उतना कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जो ज्यादा स्टेबल है वो कम क्रियाशील है, और जो कम स्टेबल है वो ज्यादा क्रियाशील है। सीधी बात है इसमें, बिल्कुल। देखो, हम अणुओं के उच्च स्थायित्व की व्याख्या इसलिए कर सकते हैं कि यदि किसी अणु में अनुनाद दिखाई दे रहा है या अनुनाद का गुण उसमें होता है, तो अनुनादी संरचनाएं तो होंगी ना उसमें, और जब उसमें अनुनादी संरचनाएं होंगी तो वे अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे में बदल भी रही होंगी, और जब वे एक दूसरे में बदल रही होंगी तो काम भी करना पड़ रहा होगा कुछ ना कुछ,
और कार्य करने में ऊर्जा भी वेस्ट हो रही होगी, जिसे हम कहते हैं अनुनादी ऊर्जा या अनुनाद ऊर्जा। तो किसी भी यौगिक में जो अनुनाद का लक्षण दिखाता हो, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना होती है ना उस यौगिक के लिए, वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। सीधी बात है बिल्कुल। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो अणुओं के उच्च स्थायित्व की व्याख्या आप अनुनाद के आधार पर कर सकते हो। नंबर 3, तीसरा गुण बताता हूं, ध्यान से समझना। आपको मान लो अनुनादी संकर का स्थायित्व देखना है। अनुनादी संकर का स्थायित्व मान लो आपको देखना है, अनुनादी संकर कितना स्थायी है। तो आप एक काम करो, ये अनुक्रमानुपाती होता है अनुनादी संरचनाओं की संख्या के। अनुनादी संरचनाओं की संख्या मतलब किसी यौगिक में जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं किसी भी यौगिक की, वो यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि अनुनादी संकर ही यौगिक की वास्तविक संरचना है। इसलिए मैं ऐसा भी कह सकता हूं यौगिक ज्यादा स्थायी होगा जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाओं की संख्या होगी। ये संरचना है, ध्यान रखना। चलो इसे लिख देता हूं पूरा, कभी आप कंफ्यूज होते रहो। इसे पूरा ही लिख देता हूं। एक मिनट, जरा इंक निकल रही इसकी मार्कर की। तो यहां लिखते हैं हम अनुनादी संरचनाओं की संख्या, ऐसे लिख लेना पूरा। ठीक है, तो अनुनादी संकर का स्थायित्व डिपेंड करता है कि वो यौगिक कितनी अनुनादी संरचनाएं उसके अंदर हैं या कितनी अनुनादी संरचनाएं वो दिखाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊंगा मैं आपको नंबर 4 पे, बहुत काम की चीज है। हालांकि मैंने बीच बीच में बता दी है बात आपको कि जो अनुनादी संरचनाएं होती है ना, अनुनादी संरचनाएं जो होती है ना किसी भी यौगिक की, ये काल्पनिक संरचनाएं होती हैं। कैसी संरचनाएं होती हैं? काल्पनिक। ये वास्तविक संरचना नहीं होती हैं किसी भी यौगिक की, ध्यान रखना। जबकि देखो, यदि मैं यूं कहूं कि अनुनादी संकर जो अनुनादी संरचनाओं के मिश्रण से बनता है उसे कहते हैं अनुनादी संकर। ये अनुनादी संकर ही किसी भी यौगिक की वास्तविक संरचना होती है। बताओ, ये बात मैंने आपको बताई क्या? वास्तविक संरचना लिखते हैं क्योंकि एक ही होता है ना किसी भी यौगिक का। अनुनादी संकर ही किसी भी यौगिक की क्या होती है? वास्तविक संरचना। ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, अच्छा यदि कोई आपसे पूछ ले कि कोई मान लो एक यौगिक है और उस यौगिक में अनुनादी संरचनाएं आपने उसकी बनाई 2 या 3 या 4 जितनी भी पॉसिबल हैं, तो उस अनुनादी संरचना का स्थायित्व कैसे पता चलेगा? अनुनादी संरचना के स्थायित्व की बात कर रहा मैं, अनुनादी संकर के स्थायित्व की बात कतई नहीं कर रहा मैं। ध्यान से समझो इस बात को। यदि आपको किसी अनुनादी संरचना की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो आप यूं देख लो कि उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, सहसंयोजक बंध है। मान लो एक यौगिक की 2 अनुनादी संरचनाएं हैं। ठीक है, एक अनुनादी संरचना में तो 5 सहसंयोजक बंध हैं और दूसरी अनुनादी संरचना में मान लो 7 सहसंयोजक बंध हैं। तो जिस अनुनादी संरचना में ज्यादा सहसंयोजक बंध होंगे वो अनुनादी संरचना ज्यादा स्थायी होगी। अब सवाल खड़ा ये हुआ कि सर क्यों होगा ऐसा? जिस अनुनादी संरचना में ज्यादा सहसंयोजक बंध होंगे वो ज्यादा स्टेबल क्यों होगी संरचना? सवाल आता है ना आपके दिमाग में, क्यों होगी? मैं बताता हूं। आपको पता है कि जहां भी बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनते समय एनर्जी रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और जब एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी लेवल घटेगा, उस पूरे कंपाउंड का टोटल एनर्जी लेवल घटेगा, ऊर्जा स्तर गिरेगा उसका। और जब उसका एनर्जी लेवल घटेगा तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। सीधी बात है, जितना एनर्जी लेवल डाउन होता है ना किसी भी चीज का, उतना स्थायित्व उसका बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है।
जैसे एज बढ़ने के साथ साथ किसी भी मनुष्य का एनर्जी लेवल घटता है। समझ रहे हैं ना आप? एज बढ़ने के साथ साथ किसी भी मनुष्य का एनर्जी लेवल क्या होता है, घटता है। और एनर्जी लेवल घटता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। यदि आप एलकेजी क्लास में एंट्री मारोगे ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास में आप चले गए और वहां कोई टीचर नहीं है, तो आपको वहां बच्चे बहुत शैतानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वे बहुत छोटे हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। एनर्जी लेवल हाई है तो स्टेबिलिटी बराबर जीरो ही मान लो, उनकी स्टेबिलिटी जीरो है, एक जगह बैठे नहीं रह सकते बिल्कुल भी। तो आप एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी या फर्स्ट सेकंड इन क्लास में यदि बिना टीचर वाली क्लास में घुस गए ना, तो समझो आपको बाहर निकल के सिर के दर्द की गोली खानी पड़ेगी, पक्की बात है, यदि आप 2-2.5 घंटे वहां बैठ गए। ठीक है तो और यदि मैं आपको कहूं कि आप चले जाओ एमएससी में, एमएससी की किसी क्लास में एंट्री मार दो, तो एमएससी या एमए या एमकॉम उसमें एंट्री मारो, आप जरा घूम के आओ उतना 2-2.5 घंटे, तो वहां आपको सारे सलीके से बैठे हुए मिलेंगे, चुपचाप या तो पढ़ते हुए या फिर कोई एक्टिव डिस्कशन करते हुए। ठीक है, कोई ऐसा डिस्कशन कर रहे होंगे या आराम से, वो शैतानी नहीं कर रहे होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और जितनी एज बढ़ गई उनका एनर्जी लेवल उतना डाउन हो गया, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ गई। और यदि मैं यूं कहूं कि एक क्लास ऐसी है जिसमें सारे ही 80 साल के आदमी बैठे हुए, सारे स्टूडेंट 80 साल के हैं, ठीक है, तो उस क्लास में भी घुस के देख लेना आप कुछ देर के लिए, आपको पता चल जाएगा कि वे कितनी शैतानी कर रहे हैं। समझ में आ रही ना बात? तो सीधी बात है कि यदि कोई हमारे से पूछता है कि किसी भी अनुनादी संरचना का स्थायित्व किस बात पर निर्भर करता है, तो आप कहो कि यार कोवलेंट बॉन्ड गिन लो कितने हैं। जितने सह संयोजक बंध बन रहे होंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी उसने रिलीज कर रखा होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी उसने रिलीज कर रखा होगा, छोड़ रखा होगा, मुक्त कर रखा होगा वातावरण में, उतना ही उसने अपना एनर्जी लेवल डाउन कर रखा होगा। और जितना एनर्जी लेवल डाउन कर रखा होगा, स्टेबिलिटी तो उतनी ज्यादा आ गई होगी उसके अंदर, स्थायित्व तो उसका बढ़ गया होगा। तो मैं यहां एक बात लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं अनुनादी अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना का स्थायित्व। यदि आपको अनुनादी संरचना का स्थायित्व देखना है, मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं कर रहा हूं, अनुनादी संकर के स्थायित्व की बात नहीं कर रहा मैं बेटे, अनुनादी संरचना के स्थायित्व की बात कर रहा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सह संयोजक बंधों की संख्या के, सह संयोजक बंधों की संख्या, कि उसने कितने सह संयोजक बंध बना रखे हैं उस अनुनादी संरचना ने। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो अनुनादी संरचना कितना ज्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो आप, फिर बहुत बढ़िया बात बताऊंगा मैं आपको। लिखो पोज करके, लिख लिया बेटे? ठीक है, एक हेडिंग लिख लो आप, नोट। नोट में मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा, ध्यान से समझना आप। ठीक है, देखो क्या बताने जा रहा। अनुनादी संरचना के स्थायित्व की बात करी थी मैंने अभी आपके साथ, तो किसी भी अनुनादी संरचना का स्थायित्व जो है ना, वो हमने बताया कि इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड उसने बना रखे हैं, पर केवल यहां तक सीमित नहीं है अनुनादी संरचना का स्थायित्व। अनुनादी संरचना का स्थायित्व निम्न कारकों पर भी निर्भर करता है। कौन कौन से और फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है अनुनादी संरचना का स्टेबिलिटी? कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर नंबर ए, समझाऊंगा मैं हर एक फैक्टर को। फैक्टर नंबर ए है अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर ऋण आवेश। ठीक है, मान लो आपके पास अनुनादी संरचना में कई तरह के परमाणु हैं, कई प्रकार के, कई तत्वों के परमाणु हैं, और उनमें से जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु है उसके ऊपर ऋणावेश है।
तो ऐसा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसी अनुनादी संरचना ज्यादा स्थायी होगी। सवाल खड़ा हुआ कि सर क्यों? हालांकि इस चीज को मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ते हो, किसी भी चैप्टर को एक डेफिनेट सीक्वेंस में पढ़ते हो, तो आपको इस बात का पता होगा पहले से ही। मान लो आपके पास कोई भी संरचना है और उसमें 2 ही परमाणु हैं, मान लो, ठीक है, ए और बी, तो और नेगेटिव चार्ज है। तो यदि नेगेटिव चार्ज ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु के ऊपर होता है ना, तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु नेगेटिव चार्ज को कैरी कर सकता है, रख सकता है, सहन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ध्यान रखना इस चीज का, पहले भी मैंने डिस्कस करा आपको कि मान लो मेरे पास ए बी सी मान लो 3 हैं परमाणु जिनके बीच बॉन्ड बने हुए, कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड है, और मैं आपको यूं कह रहा कि भाई एक परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मान लो वो परमाणु ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तीनों में से मान लो इसकी है, सी की, और इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। और यदि एक और स्ट्रक्चर यहां बन रहा है इस तरह का, देखो मान लो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, जबकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये है इन दोनों में से या फिर तीनों में से ये है, तो नेगेटिव चार्ज यदि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व के ऊपर आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर ही शोभा देता है। वो जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है ना, उसकी तो आदत है इलेक्ट्रॉन को लेने की, जब भी तो उसे हमने कहा विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे कहते हैं? जिसकी आदत सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा हो, उसे ही तो कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, तो जब उसे प्यार ही इलेक्ट्रॉन से है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ जाएं, और उसके ऊपर ही आपने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो जो चीज उसे चाहिए थी वही उसे दे दिया आपने, तो वो तो खुश हो ही जाएगा, स्टेबिलिटी तो बढ़ ही जाएगी। तो सीधी बात है कि यदि अनुनादी संरचना का स्थायित्व आपको देखना है और आप देख रहे हो कि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर ऋण आवेश है, तो स्टेबिलिटी तो भाई ज्यादा होगी, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा अनुनादी संरचना। बी, इसके जस्ट अपोजिट देखते हैं, अधिक विद्युत धनात्मक, अधिक विद्युत धनात्मक परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज हो। यदि परमाणुओं में से जो सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक परमाणु है उसके ऊपर आपने धनावेश टेक रखा है, धनावेश लगा रखा है, तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे इसका ऊपर वाला पॉइंट था, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और कम ज्यादा विद्युत धनात्मक परमाणु पर होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सी, तीसरा शर्त या तीसरी स्थिति या तीसरा कारक, समान आवेश अधिकतम, समान आवेश अधिकतम दूरी पर हो, समान आवेश अधिकतम दूरी पर हो। भाई यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास ये परमाणु हैं, इस तरह के चैन बन रही, और नेगेटिव चार्ज एक यहाँ है, एक यहाँ है, और 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये होगा। यदि एक जैसे आवेश बराबर वाले परमाणु पे आएंगे तो इन परमाणुओं के बीच में तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण लगेगा इनमें, नेगेटिव तो नेगेटिव को धक्का देगा, या फिर पॉजिटिव का केस हो तब भी यही ज्यादा स्टेबल होगा। जब सेम चार्ज बहुत पास पास आ जाएंगे तो पास पास आने से क्या होता है कि उन परमाणुओं के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन बढ़ जाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बढ़ने से जो है ना एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटती है, तो स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं। और यदि मैं आपको कह दूं कि डी मान लो मैं आपको कहूं जैसे ये है, पॉजिटिव चार्ज यहां है, यहां है, दिक्कत होगी, पक्की बात है, रिपल्सन होगा। और यदि मैं कहूं नेगेटिव चार्ज यहां है और यहां है, दिक्कत होगी, रिपल्सन होगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव को धक्का देगा, नेगेटिव नेगेटिव को धक्का देगा। पर यदि मैं बात करूं, देखिए जरा, प्लस माइनस अपोजिट चार्ज, और 1 2 3 प्लस माइनस अपोजिट चार्ज,
तो यदि इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई मेरे से पूछेगा ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, तो मैं कहूंगा ये वाला है। विपरीत आवेश जितने पास होंगे ना, उतने इन परमाणुओं को कस के पकड़ के रखेंगे, टूटने नहीं देने के बॉन्ड को, और बॉन्ड को टूटने नहीं देने के तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी फिर। ठीक है, तो विपरीत आवेश के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए? कम से कम। विपरीत आवेश न्यूनतम दूरी पर हो। तो ये 4 फैक्टर मैंने एडिशनल आपको बताए हैं, इन 4 फैक्टर को भी आपको ध्यान रखना है। रखोगे ना ध्यान इन 4 फैक्टर को? अब मैं आपको अगली बात बताता हूं। एक हेडिंग लिखते हैं अनुप्रयोग, एक हेडिंग लिखते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एप्लीकेशंस। अनुप्रयोग बहुत सिंपल है, एकदम समझ में आ जाएगा आपके। अनुप्रयोग में सबसे पहली बात हमें सीखनी है कि जो कार्बोकैटायन है, मान लो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन पता है ना, कार्ब धनायन, कार्बोकैटायन, वे क्या कोमा लगाते हैं, कार्बोकैटायन कोमा, कार्ब एनायन सारे पढ़ा दिए मैंने आपको, वे फ्री रेडिकल, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? स्थायित्व को। स्टेबिलिटी मतलब आपको मान लो 2 या 3 तरह के कार्बोकैटायन दे रखे, 2 या 3 तरह के कार्बो एनायन दे रखे, मान लो उनका क्वेश्चन है, या 2 या 3 तरह के फ्री रेडिकल्स दे रखे, उनका क्वेश्चन है, और पूछा कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब आपको 3 तरह के कार्बोकैटायन दे रखे और पूछा है कौन ज्यादा स्टेबल है। वैसे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हमने डिस्कस कर लिया, वहां भी मैंने इस बात को बताया था। और मान लो 2 या 3 तरह के कार्ब एनायन आपको दे रखे हैं और पूछा है ज्यादा स्टेबल कौन है, या 2 या 3 तरह के फ्री रेडिकल दे रखे, पूछा कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको याद होगा कि हमने एक बेंजाइल कार्बोकैटायन लिया था जिसकी स्टेबिलिटी हमने सबसे ज्यादा बताई थी, और बेंजाइल कार्ब एनायन भी लिया था, उसकी स्टेबिलिटी कार्ब एनायंस में सबसे ज्यादा बताई थी, और बेंजाइल फ्री रेडिकल भी लिया था, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बताई थी। ठीक है, और बेंजाइल के साथ साथ एलाइल भी लिया था हमने। एलाइल का हमने कार्बोकैटायन भी लिया, एलाइल का हमने कार्ब एनायन भी लिया था वहां जब मैं इसे पढ़ा रहा था, और एलाइल का फ्री रेडिकल भी लिया था। और मैंने आपको इस बात को वहां भी समझाया था, यहां भी समझा रहा, ध्यान से समझना। बेंजाइल या एलाइल का कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन या फ्री रेडिकल ये ज्यादा स्टेबल होते हैं सबसे ज्यादा। इसका रीजन रेजोनेंस ही है। क्या है? रेजोनेंस। और संयुग्मन भी होता है, पर रेजोनेंस है। तो इन सब की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस के। रेजोनेंस यानी अनुनाद। यदि आपको 2 या 3 तरह के, चाहे तो कार्बोकैटायन दे रखे हो 3 तरह के, या 2 या 3 तरह के कार्ब एनायन दे रखे हो, या 2 या 3 तरह के फ्री रेडिकल दे रखे हो, तो आप उनमें से ये देखोगे कि कौन से में अनुनाद हो सकता है पॉसिबल, किसमें अनुनाद मिलता है, अनुनाद का गुण। जिसमें भी अनुनाद मिलेगा ना, जिसमें भी अनुनाद मिलेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यह चीज ध्यान रखनी, यही इसका अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन, जो मैंने इसमें और इसमें समझा दिया था आपको। और वहां मैंने समझाते हुए ये कहा था कि मैं अनुनाद को समझाऊंगा कि अनुनाद क्या होता है, उसका अलग से वीडियो आएगा एक। तो जल्दी से हमारे देश के बच्चे पोज करके लिखेंगे, पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा कि अनुनाद किसे कहते हैं, रेजोनेंस किसे कहते हैं। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं, अनुनादी संकर क्या होता है, और अनुनादी संरचनाओं के लिए क्या क्या शर्तें हमें फॉलो करनी होती हैं, क्या क्या खासियत होती है अनुनादी संरचनाओं में, और अनुनाद के गुण कौन कौन से हैं, और अनुनाद के अनुप्रयोग क्या हैं। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली।
और जितने भी टॉपिक्स यानी जितने भी मैंने हेडिंग डिस्कस किए हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। लगातार मेहनत करने ही आपकी आदत हो जानी चाहिए। यदि आपको लगातार पढ़ने की आदत है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, इस बात की 100% गारंटी है। और यदि आप एक दिन तो पढ़ रहे हो और बाकी दिन आपने 6-7 दिन फिर पढ़ाई नहीं करी, तो बेटे ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। सफलता जब प्राप्त होगी जब आप लगातार मेहनत करोगे। लगातार का मतलब डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डाल लो, रेगुलर पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है। एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए और फिर आपने 5 दिन तक पढ़ाई नहीं करी, कोई फायदा नहीं ऐसी पढ़ाई का। आप डेली चाहे आधा घंटा पढ़ो पर डेली पढ़ो, ऐसी पढ़ाई का बहुत फायदा होगा। और नोट्स अपने हाथ से लिख के बनाओ। मैं भले ही कहता हूं कि आपका जो है पीडीएफ नोट्स के लिए चैनल है टेलीग्राम पर, केएमडी सहारनपुर के नाम से, आप उसे सर्च कर सकते हो। पर जब मैं आपको कहता हूं कि वीडियो को पॉज करके लिख लो, मेरे साथ साथ थोड़ा लिखो, तो आप लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओगे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इससे अच्छा। लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओ ना आप, फिर देखो कितना अच्छा समझ में आता है आपको, और नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।